हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट करता है उसमें एम्ब्रियो सैक में क्या क्या बदलाव आता है, ये समझ गए। न्यूसेलस कैसे बदलता है, इंटेगुमेंट कैसे में क्या बदलाव आता है, इसको हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका 50 नंबर पेज पर ये पिक्चर आपका होगा, एक समरी है जिसमें कि इस पिक्चर में पूरा समरी आ जाता है कि हाउ ओव्यूल चेंज इनटू सीड, और ओव्यूल सीड में बदलता है तो सीड में क्या क्या कंपोनेंट मौजूद होते हैं, ये सारा कुछ समरी के तौर पे आपको यहाँ है दिया हुआ। इसी में हम लोग इंटेगुमेंट का चेंज समझ लेंगे और न्यूसेलस का चेंज समझ लेंगे। एम्ब्रियो सैक में क्या चेंज होता है वो तो आप पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेगुमेंट का चेंज। तो इंटेगुमेंट में ध्यान दीजिए, एक है यहाँ आउटर इंटेगुमेंट, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ठीक, और ये हो गया सीड। तो ओव्यूल में देखिए आउटर इंटेगुमेंट है और दूसरा कौन सा है, इनर इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट है। जब ये सीड में बदलने लगता है तो आउटर इंटेगुमेंट चेंज इनटू टेस्टा, ठीक है, और इनर इंटेगुमेंट चेंज इनटू टेगमेन, ठीक। और कोई खास चेंज नहीं आएगा, बस खाली इसका नाम चेंज हो जाएगा, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा कहलाने लगेगा, इनर इंटेगुमेंट टेगमेन कहलाने लगेगा। और ये जो ओवरऑल इंटेगुमेंट है इसको अब हम कहने लगेंगे सीड कोट। अर्थात सीड में जब बाइटेगमिक ओव्यूल हो, दो इंटेगुमेंट वाला ओव्यूल हो, तो उसके सीड में जो सीड कोट होंगे उनके दो लेयर होंगे। आउटर सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा एंड इनर सीड कोट इज नोन एज टेगमेन। बस ये ध्यान रखिएगा। तो आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा बना, इनर इंटेगुमेंट से टेगमेन बना, और यही कहलाता है सीड कोट। तो दो लेयर टेस्टा और टेगमेन, बात खत्म। उसके बाद आता है न्यूसेलस के बारे में। देखिए न्यूसेलस का क्या होता है, तो आपको हम बताए थे कि न्यूसेलस से न्यूट्रिशन ले लेता है डेवलपिंग एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके चलते दो संभावना बनता है। क्या भाई, या तो न्यूसेलस पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए और पूरी तरह से गायब हो जाए, ठीक है, या देखिए हमने में लिखा है, या नहीं तो न्यूसेलस प्रेजेंट रहे या परसिस्ट करे, ठीक है। और अगर न्यूसेलस परसिस्ट करेगा या प्रेजेंट रहेगा सीड में, मैच्योर सीड में, तो उसी परसिस्टिंग न्यूसेलस को हम एक नाम से पुकारेंगे जिसका नाम होगा पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या है, तो हम कहेंगे मैच्योर्ड सीड में परसिस्टेंट न्यूसेलस ही पेरिस्पर्म कहलाता है। या तो ये गायब हो रहे, मतलब कि टोटली न्यूसेलस कंज्यूम कर लिया गया, खत्म हो गया, या नहीं तो बचा रहेगा। तो बचा रहेगा तो नाम चेंज कर जाएगा, अब इसको न्यूसेलस नहीं बोल करके सीड में किस नाम से पुकारेंगे, पेरिस्पर्म के नाम से पुकारेंगे। बाबू यही था किस तरह से इंटेगुमेंट चेंज करता है और किस तरह से न्यूसेलस में चेंज आता है। तो इट मे प्रेजेंट और नहीं तो एब्सेंट। अगर कंज्यूम हो गया न्यूसेलस तो एब्सेंट, और अगर परसिस्ट कर गया तो उसी का नाम यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में कौन सा, पेरिस्पर्म के नाम से पुकारेंगे मैच्योर सीड में। चलिए अब एक बार हम समरी फिर से देख लेते हैं कि एम्ब्रियो सैक में क्या बदलाव हुआ था। तो देखिएगा, एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर का ये डिस्ट्रॉय हो गया था। सिनर्जिड, ये दोनों सिनर्जिड, एक सिनर्जिड तो पहले ही फर्टिलाइजेशन के समय डिस्ट्रॉय हुआ है, एक बाद में जाकर के डिस्ट्रॉय, यानी सिनर्जिड भी डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद बचा था पोलर न्यूक्लियाई और बचा था एक सेल इसमें। तो ये पोलर न्यूक्लियाई एक सेल, तो पोलर न्यूक्लियाई का ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक सेल में क्या हुआ, सिंगेमी। तो ट्रिपल फ्यूजन से बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पूरे सेल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ध्यान से देखें, ये एक सेल जो था इसका सिंगेमी हुआ तो क्या बना बाबू, जायगोट बना, ठीक है। और उसके बाद आपको हम पिछले लेक्चर में बताए कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, वो आज जब एंडोस्पर्म डेवलप कर जाएगा तब जायगोट का डेवलपमेंट होगा किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो देखिए पहले ये एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, ठीक है, इनका डेवलपमेंट पहले होगा, अर्लियर होगा, ठीक है, ये पहले डेवलप करेगा और ये बन जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में। जब एंडोस्पर्म बन गया तब तक ये जायगोट क्या कर रहा था, इसके डेवलपमेंट के दौरान रेस्ट कर रहा था। जब एंडोस्पर्म बन गया तो उसके बाद सेकेंड है ना डेवलपमेंट होगा किसका बाबू, जायगोट का, यानी इसका डेवलपमेंट बाद में होगा और ये बना देगा कौन सा चीज़ बाबू, एम्ब्रियो। और यही जायगोट जो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा उस समय ये एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा।
न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सब आप समझ चुके हैं पिछले क्लास में। अब जरा ध्यान से देखिए क्या होगा कि इस एंडोस्पर्म का क्या होगा। तो एंडोस्पर्म के बारे में पहले बताए थे, इट में है ना प्रेजेंट रह सकता है, ये टोटली कंज्यूम नहीं हुआ तो कौन सा सीड बन जाएगा आगे चल के, एल्ब्यूमिनस। और नहीं तो इट में भी टोटली कंज्यूम एब्सेंट हो सकता है, तो उस समय सीड को हम किस नाम से पुकारेंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ये प्रेजेंट है। उसी तरह से पेरिस्पर्म के भी बारे में मान लिए कि ये यहाँ प्रेजेंट है। चलिए, ये सारा कुछ समाप्त हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस ओव्यूल के अंदर और भी इसमें और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एक है माइक्रोपाइल। तो ध्यान से देखिएगा, जब सीड बनेगा तो यहाँ पर भी ये सीड कोट हो गया आपका, इंटेगुमेंट का ही नाम यहाँ चेंज हो गया सीड कोट। अब देखिए स्टिल यहाँ पर माइक्रोपाइल मौजूद है, जो माइक्रोपाइल यहाँ है वही माइक्रोपाइल यहाँ भी। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइलम है। ठीक है, तो हाइलम क्या है, वो जगह जहाँ से कि फ्यूनिकल इसके साथ अटैच होता है। वो फ्यूनिकल क्या है, तो ओव्यूल का स्टॉक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमको क्या नज़र आएगा, तो यहाँ पर भी हमको नज़र आएगा उसी तरह का हाइलम। ठीक है, जो यहाँ हाइलम वही यहाँ हाइलम। और उसके बाद ये जो फ्यूनिकल हमको दिखाई दिया, ये फ्यूनिकल यहाँ पर देखिए मौजूद है, लेकिन अब इसका नाम दे देते हैं सीड स्टॉक। क्या दे देते हैं इसका नाम, सीड स्टॉक। ये फ्यूनिकल यहाँ किस नाम से कहा जाने लगा, सीड स्टॉक। अब बाद में जब सीड अलग हो जाता है तो सीड स्टॉक से सीड डिअटैच हो जाएगा और ये हाइलम स्कार के रूप में यहाँ बचा रह जाता है। तो देखिए ये पूरा चेंज आपके समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे चेंज हुआ। ठीक है, इंटेगुमेंट का क्या बदलाव हुआ, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेज आए, न्यूसेलस कैसे बदला, माइक्रोपाइल तो वैसा ही है, हाइलम उसी तरह से। चलिए, हो गया बात खत्म। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं सीड कोट का संख्या कितना है ना, तो टेस्टा और टेगमेंट दो ठो सीड कोट है, क्योंकि इंटेगुमेंट भी आउटर और इनर है। जनरली एंजियोस्पर्म में ओव्यूल कैसा होता है, बाइटेगमिक हैविंग 2 इंटेगुमेंट, इसलिए सीड कोट भी 2 होंगे। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैविंग सीड विदाउट सीड कोट। उसमें सीड कोट है ही नहीं, ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसके सीड में है ना विदाउट सीड कोट। ठीक है, सीड तो है लेकिन बिना सीड कोट का है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं ओव्यूल के बारे में, और वहाँ हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, कुछ एंजियोस्पर्म जिसमें कि जिसका नेचर कैसा होता है, एटेगमिक ओव्यूल। उसका ओव्यूल का नेचर कैसा होता है, एटेगमिक, यानी उसकी ओव्यूल में इंटेगुमेंट मौजूद नहीं होता है। तो वैसे एंजियोस्पर्म जिसके ओव्यूल में इंटेगुमेंट होगा ही नहीं, एक भी इंटेगुमेंट नहीं होगा, तो वहाँ सीड कोट भी एब्सेंट होगा। ये एक क्वेश्चन है, और आपको हम एग्जाम्पल के साथ बताए थे कौन कौन सा एटेगमिक एंजियोस्पर्म है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम बोल देते हैं, कैसाइथा, कस्कूटा, लॉरेंथस, ये सब पैरासिटिक प्लांट्स हैं जिनके ओव्यूल में इंटेगुमेंट नहीं होते। चलिए, बात खत्म हो गया। अब दूसरा बात देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन सीड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और ये मान के चलें कि उसमें एंडोस्पर्म भी है और उसमें पेरिस्पर्म भी है, दोनों चीज़ें। तब बाहर से अंदर अगर आए तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो चलिए देखिए, आप खुद देख लीजिए, सबसे बाहर क्या मिलेगा, टेस्टा। तो चलिए टेस्टा, उसके बाद कौन सा मिलेगा आपको, टेगमेंट, है ना, सीड कोट का 2 लेयर है टेगमेंट। उसके अंदर जाएंगे, अगर पेरिस्पर्म है, मान के चलते हैं है, तो पेरिस्पर्म उसके अंदर का लेयर होगा। और उसके अंदर जाएं, जरा ध्यान से देखेंगे, पेरिस्पर्म कौन सा होगा, ये वाला, ये टेस्टा, टेगमेंट और ये पेरिस्पर्म। ठीक है, और पेरिस्पर्म हो गया, में प्रेजेंट और एब्सेंट। अच्छा, एंडोस्पर्म उसके अंदर मिलेगा आपको, ये हो गया एंडोस्पर्म, और सेंटर में क्या मिलेगा, एम्ब्रियो। तो इस तरह से बाहर से अगर अंदर जाते हैं तो इस तरह से सीक्वेंस होगा आपका, टेस्टा, टेगमेंट, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म और कौन सा, एम्ब्रियो। हो सकता है अगर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होगा और उसमें पेरिस्पर्म भी नहीं होगा, तब उसमें सिर्फ क्या होगा, टेस्टा, टेगमेंट, पेरिस्पर्म गायब, एंडोस्पर्म भी गायब, सिर्फ अंदर में एम्ब्रियो होगा। ये तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये टोटल बेसिक्स था आपका, आप समझ गए। चलिए, अब इसी में कुछ और एडिशनल बात भी मौजूद है जिसको हम लोगों को जानना है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को जानना है। चलिए देखिए, तो पेरिस्पर्म के बारे में जो अभी हम बोल रहे थे, यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ एडिशनल पॉइंट पेरिस्पर्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए,
पेरिस्पर्म जो है इसका डेफिनेशन क्या हो गया, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड, मैच्योर सीड। ठीक है, पेरिस्पर्म के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो इस टाइप का जो नोट्स हम दिए हैं उसमें 50 नंबर पेज में ऊपर में ही पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल दिया होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। एक होता है कॉफ़ी, कॉफ़ी में पेरिस्पर्म होता है। कार्डामोम, इलायची जिसको बोलते हैं, उसमें पेरिस्पर्म होता है। और कौन सा होता है, बीट, चुकंदर, यानी चुकंदर वाला एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, उसमें पेरिस्पर्म होता है। ब्लैक पीपर है ना, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, उसमें भी हमको क्या मिलेगा, पेरिस्पर्म मिलेगा। ये एग्जाम्पल याद रखना है, कॉफ़ी, कार्डामोम, बीट है ना, सब सीड में पेरिस्पर्म नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा चीज़ है कैरंकल और एस्ट्रोफ्यूल, एक टर्म है। ये कैरंकल और एस्ट्रोफ्यूल क्या चीज़ होता है, तो देखिएगा कैस्टर के बीज को अगर आप गौर से देखेंगे तो कैस्टर के बीज में जिधर माइक्रोपाइल होता है उस तरफ एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, वाइट कलर का होता है, इसी को कैरंकल या एस्ट्रोफ्यूल बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि ये इसका एक तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में मिलेगा, तो कैस्टर के सीड में मिलेगा। और कैरंकल बनता कैसे है इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके नोट्स में लिखा है, हम यहाँ समझा देते हैं। कैरंकल बनता है माइक्रोपाइल रीजन में है ना, इंटेगुमेंट, कौन सा, आउटर इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट, तो करेक्ट आंसर होगा आउटर, इनर गलत होगा है ना। आउटर इंटेगुमेंट के आउट ग्रोथ से, आउटर इंटेगुमेंट बाहर की तरफ जब आउट ग्रोथ कर लेगा तो उसी से किसका फॉर्मेशन होगा, कैरंकल का, और ये बाद में चल करके सीड में वाटर एब्जॉर्प्शन में, उसके बाद सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो कैरंकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह से पेरिस्पर्म, उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक और चीज़, एक टर्म है एरिल, ये भी आपके 50 नंबर पेज में मेंशन है, ध्यान दीजिएगा। एरिल क्या है, तो आपको हम पढ़ाए हुए थे क्या चीज़, तो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल किसको बोले थे, ऐसा ओव्यूल जिसमें कि ओव्यूल को उसका फ्यूनिकल चारों बगल से क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है, तो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। और उसी के इस है ना जो फ्यूनिकल हैं, इसको एरिल के नाम से हम पुकारते हैं। और एरिल मैच्योर सीड में फ्लैसी किस में होता है, तो लीची के केस में होता है। ये आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, बोले थे लीची का छिलका जो छिलके फेंकते हैं वो उसका पेरिकार्प होता है, यानी फ्रूट होता है। उसके बाद बोले थे उसका जो खाने वाला पार्ट होता है वो उसका फ्लैसी एरिल होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, लीची ही एकमात्र ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका खाने वाला पार्ट कैसा होता है, फ्लैसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिएगा एक प्लांट और है जिसका नाम है मारिस्टिका फ्रेगरेंस, ध्यान दीजिएगा, मारिस्टिका फ्रेगरेंस। इसका जो एरिल होता है वो लीची के जैसा फ्लैसी नहीं होता है, मैच्योर होने के बाद उसके सीड में उसका जो एरिल है रेड होगा, ड्राई होगा, लेदरी हो जाएगा और ब्रांच नेचर का हो जाएगा। और वही एरिल को उसके सीड से हम अलग करके मार्केट में बेचते हैं, किस नाम से, मेस ऑफ कॉमर्स। ये एक प्रकार का स्पाइस है, जायफल जिसको हम लोग बोलते हैं उस नाम से, तो ये मेस ऑफ कॉमर्स के नाम से ये मार्केट में बेचा जाता है। ये कंप्लीट हो गया बाबू, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके नोट्स में ही 50 नंबर पेज में होगा, हाउ मेनी जनरेशन, ये जनरेशन है ना, कितने जनरेशन पाए जाते हैं, किस में, मैच्योर्ड ओव्यूल में और किस में, मैच्योर्ड सीड में, कितनी पीढ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, मैच्योर्ड ओव्यूल में टोटल जनरेशन की संख्या कितनी होगी, 2, और मैच्योर्ड सीड में टोटल जनरेशन का संख्या कितना होगा, 3। ये आपका आंसर होगा, अपने नोट्स में ये आप लिख लीजिएगा। अब आपको हम समझाते हैं कि मैच्योर्ड ओव्यूल में और मैच्योर्ड सीड में है ना कितना कितना जनरेशन होता है। अब देखिए फिर से उसी डायग्राम पे आते हैं। अब इस डायग्राम को अगर यहाँ हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, ये मैच्योर्ड ओव्यूल है, इसमें कितना जनरेशन है, जरा गौर से समझिए। ये इंटेगुमेंट है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये इंटेगुमेंट है, ये पूरा का पूरा, ये दूसरा इंटेगुमेंट है, और ये न्यूसेलस। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, और ये कौन सा, न्यूसेलस जो यहाँ दिखा रहे हैं, है ना। ये सारे जो हैं ध्यान से देखिएगा, ये और न्यूसेलस, ये सभी है ना ओल्ड जनरेशन है। ओल्ड इसलिए क्योंकि ये पहले बने, ठीक है, और इनका नेचर कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है। ओल्ड जनरेशन है ना, कौन कौन सा, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट और ये न्यूसेलस, ओल्ड जनरेशन है ना, और ये डिप्लॉयड नेचर का है। और उसके बाद इसके अंदर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको हम दिखा रहे हैं, ये है एम्ब्रियो सैक।
तो ये जो दिखाई दिया आपका एम्ब्रियो सैक, ये कैसा जनरेशन है, ये रिलेटिवली न्यू, क्योंकि ये ओव्यूल में बाद में बनता है। क्योंकि आपको पता होगा एम्ब्रियो सैक बनने के पहले यहाँ क्या पाया जाता है, मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद क्या बनता है, मेगास्पोर, और उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। लेकिन ये तीनों तो एकदम शुरू से रहते हैं, इसलिए ये तीनों ओल्ड है। और ये जो है न्यू जनरेशन है। कौन सा न्यू जनरेशन है, तो दिस इज द एम्ब्रियो सैक। और इसका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। ये क्या है बाबू, फीमेल गैमेटोफाइट का जनरेशन, और ये हैप्लॉइड नेचर का हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट है ना, एम्ब्रियो सैक जिसको आप बोल रहे हैं। और ये जो तीनों हैं ये ओल्ड जनरेशन है, ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, ये क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन। तो दिस इज ओल्ड जनरेशन, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, ठीक है। और ये कौन सा जनरेशन है, तो फीमेल गैमेटोफाइट। तो समझ में आ जाना चाहिए, गैमेटोफाइट जनरेशन, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट्स इट। तो ओव्यूल में कितना जनरेशन हो गया, तो 2 जनरेशन, ठीक है। ओल्ड स्पोरोफाइट डिप्लॉयड नेचर का, और न्यू फीमेल गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड नेचर का है। अब चलो आप तो सीड में देखते हैं, सीड में कितना जनरेशन है। तो ध्यान से देखिएगा, सीड में जो जनरेशन है, सबसे पहला टेस्टा, उसके बाद टेगमेन, उसके बाद पेरियस्पर्म। ये तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज ओल्डेस्ट, ये ओल्डेस्ट है, ये तीनों ओल्डेस्ट हैं। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों ओल्डेस्ट हैं, है ना, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। और कैसा नेचर का है, ये डिप्लॉयड नेचर का। और हम जान रहे हैं कि ये तीनों क्या चीज़ है, टेस्टा टेगमेन, ये डिप्लॉयड नेचर का हुआ। और ये कैसा चीज जनरेशन है, ओल्डेस्ट स्पोरोफाइट, इट इज स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। और उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो जनरेशन दिखाई दे रहा है आपके, ये बीच में जो आ रहा है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो होगा ये ओल्डेस्ट नहीं होगा, ये रिलेटिवली कैसा होगा, यंगर होगा, ये रिलेटिवली यंगर होगा, तो उससे यंगर, ये यंगर जनरेशन होगा उससे। का है तो ये बाद में बनता है, इसलिए यंगर जनरेशन। और इसका नेचर कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड 3n नेचर का होगा, है ना, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा, यंगर जनरेशन। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसको हम दिखा रहे हैं, ये क्या चीज़ है बाबू, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो है ये कैसा है, तो दिस इज यंगेस्ट, का कि हम जानते हैं एंडोस्पर्म पहले बनता है और एम्ब्रियो बाद में बनता है, तो दिस इज यंगेस्ट। टाइम के हिसाब से ये यंगेस्ट जनरेशन होगा, तो दिस इज यंगेस्ट, दिस नॉट यंगर, यंगेस्ट होगा ये, इसको ध्यान से देखिएगा, ये यंगेस्ट जनरेशन होगा। एक और चीज़, ये यंगेस्ट जनरेशन कैसा नेचर का होगा, डिप्लॉयड नेचर का। और ये कैसा होगा, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, अगेन इट इज स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ओव्यूल सीड में कितना जनरेशन होगा, 3। कौन कौन सा, ओल्डेस्ट स्पोरोफाइट जनरेशन है ये, है ना, कौन सा, टेस्टा टेगमेन और पेरियस्पर्म। उसके बाद ध्यान से देखिए दूसरा, यंगर कौन सा हुआ, एंडोस्पर्म, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का हुआ, इट इज़ नाइदर स्पोरोफाइट नॉर गैमेटोफाइट। इसके बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये कौन सा हुआ, यंगेस्ट जनरेशन, कैसा नेचर का, डिप्लॉइड, इट इज़ स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो, फ्यूचर स्पोरोफाइट इसको आप बोल सकते हो, स्पोरोफाइट कंप्लीट। तो बाबू आज का क्लास आपका यहीं तक है, यहीं तक एंड हो गया, ठीक। इसके बाद आपको हम 51, 52 को अंडरलाइन करके उसका पेज सेंड कर देंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि आप जैसे क्लास में हम एक ही चीज़ को 4 बार 3 बार बोलते हैं, लेकिन इसमें एक ही चीज़ को 3-4 बार नहीं बोल सकते। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं समझने में दिक्कत हो, उसके बाद भी अगर समझने में दिक्कत है किसी को, तो आप इंडिविजुअल जो आपका सर के मोबाइल में, टेलीग्राम में है अलग नंबर, ये ग्रुप में तो ये सेंड करने का, मैसेज सेंड करने का परमिशन नहीं है, लेकिन अलग से आपका जो कोई नंबर है जो आपके मोबाइल में है दिया हुआ सर का, उस सर के नंबर पे आप अलग से आप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमको यहाँ दिक्कत है, तो फिर उसका आंसर हम समझा देंगे। तो आज यहीं तक इसको रहने देते हैं।